हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रालय। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के एसएसटी में अर्थशास्त्र के चैप्टर फर्स्ट पालमपुर गांव की कहानी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। क्योंकि इस तरह के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एमसीक्यू बेस पे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें जिससे भी आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले इस चैप्टर के कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है इसको हम कवर कर लेते हैं, यानी इसको समझ लेते हैं, जिससे हम आगे जब भी कोई भी क्वेश्चन करेंगे उसको करने में आसानी होगी। यानी कि जो पालमपुर गांव की कहानी है इसको हम संक्षिप्त में पूरे चैप्टर को समझ लेते हैं, यानी कि इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, जिसके माध्यम से जो आने वाले जो एमसीक्यू क्वेश्चन है हम उसे बहुत ही आसानी से कर और समझ पाएंगे। तो सबसे पहले पहले हम देखते हैं कि जो भारत के जो गांव हैं और गांव में सबसे पहले जो मुख्य जो पेशा यानी कि जो गतिविधि होती है, आर्थिक गतिविधि, वो देखा जाए तो कृषि होती है। यानी कि भारत के जो गांव हैं इनमें जो कृषि उत्पादन की जो प्रमुख गतिविधि होती है, यानी कि अधिकतर जो भारत है वो ग्रामीण क्षेत्र है और वहाँ का जो उनका जो व्यवसाय है वो कृषि है, यानी कि लोग कृषि ज़्यादा करते हैं। और साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि जो कृषि के अलावा भी कुछ और भी ऐसी गतिविधियां हैं जिनको हम क्या है गैर कृषि क्रियाओं में जानते हैं, यानी कि गैर कृषि क्रिया के नाम से जानते हैं। यानी कि प्रत्येक गांव में दो प्रकार की क्रिया होती है, एक कृषि क्रियाएं और दूसरा गैर कृषि क्रियाएं। तो गैर कृषि क्रिया में लघु विनिर्माण उद्योग, परिवहन, दुकानदारी, पशुपालन इत्यादि सारी चीज़ जो है गैर कृषि क्रिया में शामिल होती हैं। और साथ ही साथ किसी भी चीज़ की उत्पादन के लिए चार जो आवश्यक चीज़ें या तत्व होते हैं, जिनमें एक भूमि होती है और दूसरी क्या है भौतिक पूंजी होती है, जिसको दो भागों में बांटा गया है, अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी। यानी कि अस्थाई पूंजी हम उसे कहते हैं जिनका यूज एक बार मतलब, यानी कि अस्थाई पूंजी हम उन्हें कहते हैं जिनका हम यूज एक मतलब एक बार खरीदने के बाद या लेने के बाद इनका जो यूज है हम बार बार यानी कई बार इसको हम यूज करते रहते हैं। और कार्यशील पूंजी उसे है जिसका हम उपयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, जैसे कच्चा माल, नगद पूंजी, ये क्या है कार्यशील पूंजी होते हैं। और अस्थाई पूंजी का मतलब है कि जिनका उपयोग करने के बाद वो जब तक वो रहते हैं आपके पास वो क्या है उससे क्या है उत्पादन किया जा सकता है, जैसे औजार हो गया, मशीन हो गया, भवन हो गया, ये आपके क्या अस्थाई पूंजी होते हैं। यानी वे पूंजी जो कई सालों तक काम देता रहे उसे हम अस्थाई पूंजी कहते हैं, जिसमें औजार, मशीन, भवन इत्यादि सारे चीज आते हैं। यानी प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आपसे बनते हैं, आपसे यही पूछा जाएगी कृषि क्रियाएं कौन सी होती हैं, गैर कृषि क्रियाएं क्या होती हैं, और उत्पादन के लिए जो आवश्यक तत्व है इनको ये कौन कौन से होते हैं। और साथ ही साथ एग्जाम में जो अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि गैर कृषि क्रिया के जो कोई दो उदाहरण या तीन उदाहरण या गैर कृषि क्रिया के उदाहरण से पूछा जाता है। तो कृषि क्रियाएं, गैर कृषि क्रियाएं, इनको आप ध्यान में रखें और समझें। तो चलिए हम एमसीक्यू क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, यानी कि जो भी क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप करेंगे और समझेंगे। और तो हम जल्दी जल्दी चलेंगे, फास्ट डिवीजन की तरफ से करेंगे प्यारे बच्चों। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन है, यानी कि इकोनॉमी से अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट है, यानी कि पालमपुर गांव की कहानी से है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पालमपुर गांव में मुख्य क्रियाकलाप क्या है। यानी कि जो पालमपुर गांव है इसमें मुख्य क्रियाकलाप क्या है। तभी हमने अपने पढ़ा था कि पालमपुर गांव में मुख्य जो क्रियाकलाप है ये क्या है, कृषि है। यानी कि क्वेश्चन नंबर एक का जो आंसर है ऑप्शन बी, यानी कृषि। क्वेश्चन नंबर टू है,
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों कि पालमपुर गांव में कितने लोग ऐसे हैं जो कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। तो पालमपुर गांव में जो लगभग लगभग क्या 75% ऐसे जो लोग हैं जो कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि पालमपुर गांव में परिवारों की कुल संख्या कितनी है। यानी कि जो पालमपुर गांव है इसमें जो परिवारों की कुल संख्या टोटल है वो 450 है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि पालमपुर गांव में उच्च जाति की जो के लोगों की जो परिवारों की जो संख्या है वो कितनी है। यानी कि जो पालमपुर ऐसा गांव है जिसमें जो उच्च जाति के लोग रहते हैं इनके परिवारों की संख्या कितनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि 80। यानी कि पालमपुर गांव में जो उच्च जाति के लोग हैं इनकी संख्या कितनी है, 80 है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है कि पालमपुर गांव में परिवहन के कौन कौन से साधन उपलब्ध है। यानी कि जो पालमपुर गांव है इसमें जो परिवहन के जो साधन कौन कौन से उपलब्ध हैं। और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जो परिवहन के साधन है ये कृषि क्रिया में या गैर कृषि क्रिया में आते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पालमपुर गांव में जो परिवहन के साधन है बैलगाड़ी भी है, भैंसा बग्घी, ट्रक। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि पालमपुर गांव में इनमें से किनके जो घर है मिट्टी और फूस के बने हुए थे। यानी कि जो पालमपुर गांव था इसमें किसके जो घर है वो मिट्टी के या फूस के बने हुए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ये दे रखा कि उच्च जाति के भूस्वामी के घर, या बड़े व्यवसायियों के, या 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले के, या अनुसूचित जाति जिन्हें हम दलित कहते हैं या उनके घर। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जो मिट्टी और फूस के जो घर बने होते थे वो अनुसूचित जाति के लोगों के या जिसे हम दलित कहते हैं उनके बने होते थे। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है कि पालमपुर गांव में हाई स्कूल की संख्या कितनी थी। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पालमपुर गांव में इनमें से क्या नहीं था। यानी कि प्राथमिक विद्यालय नहीं था, या राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, या रेलवे स्टेशन, या निजी औषधालय। तो अब सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि पालमपुर गांव में रेलवे स्टेशन नहीं था। निम्न में से ही पूछा जा रहा है। पालमपुर गांव की जो कहानी है पालमपुर गांव की जो कहानी है इस कहानी में जो करीम है ये कौन है। यानी कि जो कहानी बताई गई है करीम, तो एक ये करीम कौन था इसके बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन ए दे रखा है कि एक भूमिहीन श्रमिक था, बी है कि एक बड़ा किसान था, सी बताया जा रहा है कि एक कंप्यूटर का शिक्षक था। तो आप सभी जानते हैं जो करीम था वो क्या था, आपको इसमें बताना है। तो जो करीम जो था वो एक कंप्यूटर का शिक्षक था। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि एक कंप्यूटर का शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं। क्वेश्चन जो 10 है कि उत्पादन की कितनी इकाइयाँ होती हैं। यानी कि अभी हमने देखा था जो उत्पादन होती है इनकी इकाइयाँ कौन कौन सी होती हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि उत्पादन की जो इकाइयाँ होती हैं वो 4 होती हैं। तो कौन कौन सी होती है अभी हमने शुरू शुरू में इसको डिस्कस कर लिया था। तो एक बार देख लेते हैं जो उत्पादन की जो इकाइयाँ होती हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि जो उत्पादन की जो इकाइयाँ होती हैं वो कितनी 4 होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं, जैसे भूमि हो गया, भौतिक पूंजी हो गई, श्रम हो गया, और ज्ञान एवं उद्यम यानी कि मानव पूंजी हो गया। तो इसको भी आप देखेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है यानी क्वेश्चन नंबर जो 11 कह रहा है कि इनमें से उत्पादन का संगठन कौन नहीं आता है। यानी कि भूमि है, पूंजी है, श्रम है, डेयरी है। तो अभी हमने देखा था कि जो उत्पादन का जो संगठन इसमें भूमि आता है, भौतिक पूंजी है, श्रम है और मानव पूंजी भी है।
तो उपयुक्त तो तीनों तो हैं, लेकिन जो पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है, यानी कि जहाँ पर नहीं आता है वहाँ पर अंडरलाइन कर लिया करिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन का आंसर देने में आसानी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 11th है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका अगर एक्सप्लेन आपको देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एक्सप्लेन में यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्याख्या में कि उत्पादन का जो संगठन या इकाई है, तो किसी भी प्रकार के उत्पादन के लिए जो क्या होती हैं कि चार चीज़ें जो आवश्यक होती हैं। तो चार चीज़ें कौन सी आवश्यक होती हैं? भूमि होती है, श्रम है, पूंजी है और मानव पूंजी है। तो मानव पूंजी क्या होता है, इसको भी एक बार देख लीजिए। तो जो मानव पूंजी होते हैं, इसमें जो जो मानव पूंजी होता है, इसमें क्या है, पूंजी तो श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव क्या है अपने दिमाग के बल पर, यानी कि जो मानव पूंजी है ये सभी श्रेष्ठ है, क्योंकि जो मानव क्या है अपने दिमाग के बल पर क्या है भूमि, श्रम इन पूंजी पर क्या है नियंत्रण या स्थापित करता है, यानी कि इनका उपयोग करता है। तो इसलिए कि ये मानव पूंजी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका जो 12 है ये क्या कर रहा है कि इनमें से कौन अस्थाई पूंजी नहीं है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि कौन अस्थाई पूंजी नहीं है, यानी कि किनका एक बार यूज करने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं। और अस्थाई पूंजी जानते हैं कि एक बार हमने इसको ले लिया तो वो हमेशा आपके यूज आने वाली चीज़ है। तो इसमें मशीन जो है, जनरेटर है, औजार, ये सभी क्या अस्थाई पूंजी है। आपसे पूछ रहा है कौन सी अस्थाई पूंजी नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि बीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है कि निम्न में से कौन अस्थाई पूंजी है, यानी कि आपसे अस्थाई पूंजी पूछ रहा है। तो इसमें से कौन सा अस्थाई पूंजी है, तो आपसे भी देखते हैं। तो अस्थाई पूंजी आप जानते हैं कि जिसको एक बार हम खरीद लें और जब तक वो रहते हैं तब तक उसका हम यूज करते रहते हैं, यानी कि जो अस्थाई पूंजी में अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कंप्यूटर जो क्या है अस्थाई पूंजी है। और साथ ही साथ इसको अगर एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि अस्थाई पूंजी कैसे है, यानी किसे कहते हैं, यानी कि वैसी जो पूंजी होती है जो कई सालों तक काम देती या देता रहे, तो उसे अस्थाई पूंजी कहते हैं। यानी कि ऐसे पूंजी, यानी कि ऐसे जो वस्तु जिसको हम एक बार खरीद लेते हैं तो वो जब तक रहते हैं तब तक वो क्या काम देते रहते हैं, और उन्हें हम अस्थाई पूंजी कहते हैं। जैसे मकान हो गया, औजार हो गया, किसान का हल हो गया, जनरेटर हो गया, टरबाइन, कंप्यूटर, ट्रैक्टर, यानी कि इसको एक बार जब खरीद लेंगे आप, तो जब तक वो आपके पास रहेगा तब तक वो क्या आपको यह उससे आप पैसे, यानी उसके यूज से हम क्या है पूंजी कमा सकते हैं, तो इसलिए हम अस्थाई पूंजी भी से वो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देख रहे हैं कि इनमें से कौन अस्थाई, यानी कि टेम्परेरी या कार्यशील पूंजी है, यानी कि बच्चों आपको पता होना चाहिए जो अस्थाई पूंजी है इसे कार्यशील पूंजी के नाम से भी जानते हैं, तो इसको भी आप जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपसे पूछ रहा है कि कौन सा अस्थाई पूंजी है। तो यहाँ पर जो जनरेटर, टरबाइन, थ्रेसर है ये सभी क्या है अस्थाई पूंजी है। और आपसे पूछा जा रहा है अस्थाई पूंजी, तो अस्थाई पूंजी में आपका जो हो जाएगा ये नगद रुपया है, यानी कि पैसे का हम यूज करेंगे ये तुरंत समाप्त हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी तीन क्या है अस्थाई पूंजी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इनमें से कौन अस्थाई पूंजी नहीं है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि ये अस्थाई पूंजी कौन सा नहीं है, यानी कि आपसे अस्थाई अस्थाई पूंजी को बताना है। तो ऑप्शन दे रखा है कि कच्चा माल, कुम्हार द्वारा प्रयोग में लाई गई मिट्टी, ट्रैक्टर, कीटनाशक, यानी कि जो सारे जो हैं कच्चा माल, कुम्हार द्वारा मिट्टी और कीटनाशक, ये सभी क्या है अस्थाई पूंजी हैं। सॉरी, ये सभी क्या अस्थाई पूंजी हैं। बाकी जो ट्रैक्टर है आपका क्या ये अस्थाई पूंजी है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ट्रैक्टर जो है ये क्या है अस्थाई पूंजी है। एक्सप्लेन देखना है तो यहाँ पर देख लेंगे जो अस्थाई यानी कार्यशील पूंजी होते हैं वैसे पूंजी जिसे एक बार लगाते हैं और समाप्त हो जाता है, यानी कि यूज करते हैं समाप्त हो जाते हैं, उसे कार्यशील या अस्थाई पूंजी भी कहते हैं। जैसे कच्चा माल, नगद रुपया, बीज, उर्वरक, कीटनाशक,
कुम्हार द्वारा प्रयोग में लाई जा रही मिट्टी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और भी तैयार कर लेना है कि आपसे अस्थाई पूंजी या अस्थाई पूंजी पूछे तो ये आपको पता होना चाहिए, और इसके एग्जाम्पल इसे ज़रूर याद रखें क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि पालमपुर गांव में भूमि स्थिर क्यों है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है इसमें ऑप्शन 4 दे रखा है। तो पहला ऑप्शन सही है कि 1960 के बाद अब कोई बंजर भूमि नहीं बची। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे भी देखेंगे क्योंकि इसे जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलता है, यानी कि बहुविध फसल प्रणाली क्या है। यानी कि कोई या तो बहुविध फसल प्रणाली की परिभाषा आपको दे देगा, आपसे पूछेगा कि ये परिभाषा किसकी है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं, यानी कि एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाना क्या है, बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन क्या एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे भी देखेंगे। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि जो आधुनिक कृषि विधि क्या है, यानी कि आधुनिक कृषि विधि क्या है। क्योंकि हम देखते हैं कि जनसंख्या क्या है दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जो भूमि है यानी ज़मीन है ये सीमित है, लिमिट मात्रा में भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो अब समस्या ये होती है कि जितनी भी जनसंख्या बढ़ रही है सबके लिए भोजन की व्यवस्था की जाए, तो अब उतनी ही ज़मीन पे ज़्यादा पैदावार की ज़रूरत होती है, जिसके लिए क्या है लोग आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करते हैं। अब इसमें क्या होता है आधुनिक कृषि विधियों में, इसको हम एक हरित क्रांति का भी नाम दे सकते हैं। कभी आपसे पूछ ले कि हरित क्रांति किसे कहते हैं, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए कि हरित क्रांति क्या होता है। तो कभी कभी आपसे हरित क्रांति के बारे में भी पूछे तो अभी इसका आंसर यही हो सकता है। यानी कि आधुनिक कृषि विधि का अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। यानी कि HYV बीज उर्वरक कीटनाशक आदि के प्रयोग से क्या है, आदि के प्रयोग से क्या है अधिक, आदि के प्रयोग से क्या है अधिक उपज प्राप्त करना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 को हम देखते हैं कि पालमपुर गांव में उत्पादन बढ़ाने के लिए इनमें से क्या उपाय किया गया है। यानी कि जो पालमपुर गांव है इसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या है कि बहुविध फसल प्रणाली अपनाई गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो साथ ही साथ देख लीजिए कि बहुविध फसल प्रणाली में होता क्या है। यानी कि पालमपुर जो गांव है, पालमपुर गांव में उत्पादन बढ़ाने के लिए लोग दो उपाय करते हैं। पहला क्या है बहुविध फसल प्रणाली। इसमें होता क्या था कि एक वर्ष में एक ही भूमि पर एक से अधिक फसल लोग क्या उगाते थे। तो ये पहला प्रकार हो गया उपाय। दूसरा क्या था कि इसमें लोग क्या करते थे कि आधुनिक जो कृषि करते थे, आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करते थे, जिसमें HYV बीज का प्रयोग और रासायनिक उर्वरक कीटनाशक तथा सिंचाई तंत्रों यानी यंत्रों का उपयोग करके जो अधिक उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। यानी कि वर्षा के जल पर निर्भर न रह के सिंचाई की व्यवस्था की जाए, अच्छे किस्म के बीज का प्रयोग किया जाए, समय समय पर कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाए जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हो। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 कि पालमपुर गांव में श्रम की व्यवस्था कहाँ से होती थी। यानी कि पालमपुर गांव में श्रम की व्यवस्था कहाँ से होती थी। तो आप सभी जानते हैं कि जो श्रम यानी कि मेहनत करने वाला, तो वो क्या होता था कि छोटे जो किसान और जो भूमिहीन लोग होते थे इनके द्वारा की जाती थी, यानी कि भूमिहीन जिसके पास जमीन ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 21 का रहा है कि सविता को ऋण किसने दिया। यानी कि सविता को जो ऋण है यानी कि जो टैक्स है यानी कर है वो किससे मिला। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि तेजपाल सिंह के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि डाला क्या था। आपसे पूछा जाए डाला तो कि एक भूमिहीन श्रमिक था, तेजपाल सिंह एक बड़ा किसान था, किशोर कौन से खेतिहर मजदूर था, मिश्रीलाल एक व्यवसायी किसान था।
क्वेश्चन नंबर 22 को हम देखते हैं कि सविता को तेजपाल सिंह ने किन शर्तों पर ऋण मिला, यानी कि सविता को तेजपाल सिंह से किन शर्तों पर ऋण मिला, यानी कि कितने ब्याज पर मिला। तो ब्याज की दर थी कि 24% की दर थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 23 कि पालमपुर गांव में डाला इनमें से कौन है, यानी कि अभी हमने देखा था कि डाला कौन था। तो हमने देखा था कि जो डाला था वो क्या था, एक भूमिहीन श्रमिक था, यानी कि भूमिहीन मजदूर, यानी कि इसके पास ज़मीन नहीं थी। वो दूसरों की ज़मीनों पर क्या है, मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि पालमपुर गांव में इनमें से कौन गैर कृषि क्रियाकलाप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं था। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि पालमपुर गांव में इनमें से कौन सा गैर गैर कृषि क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल नहीं है। क्योंकि परिवहन है, डेयरी है और लघु स्तरीय जो विनिर्माण उद्योग ये भी है, लेकिन जो फिल्म की जो शूटिंग है ये गैर कृषि क्रियाकलाप में क्या शामिल नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि पालापुर गांव में कृषि मुख्य क्रियाकलाप थी और इसके अलावा कुछ जो डेयरी, परिवहन, दुकानदारी, लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग जैसे जो कार्य होते थे इन्हें हम गैर कृषि क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल करते थे। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू बेस पे जो इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट पालमपुर गांव की कहानी से संबंधित थी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कोई भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन अपलोड किया जाए आपको आसानी से मिल जाए। और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें क्योंकि आने वाले टाइम में एमसीक्यू क्वेश्चन की बहुत अच्छी प्रकार से तैयारी करवाई जाएगी एग्ज़ाम के लिए। तो चैनल पे बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ओके, टेक केयर, गुड बाय बच्चों। ओके, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।